सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। एंड अगर आपने कल के इन वीडियोस को नहीं देखा है सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो कल के इन वीडियोस को देख सकते हो। Q1 रिजल्ट का जो सिलसिला है वो लगातार स्टार्ट हो चुका है और आप देख भी सकते हो लगातार Q1 रिजल्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ। कल SCL टेक, आनंद राठी वेल्थ, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स और TCS, इन चारों का जो Q1 रिजल्ट आया था मैंने इन चारों का ही अपलोड कर दिया है और अलग अलग वीडियो डेडिकेटेड वीडियो करके अपलोड किया है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और गाइज इसी तरह से Q1 अपडेट्स चैनल पे आते रहेंगे, ठीक है। आज भी बहुत सारा Q1 अपडेट आने वाला है, जैसे विप्रो का आने वाला है, फेडरल बैंक का आने वाला है एंड इसके साथ एंजल वन का आने वाला है और भी बहुत सारे हैं। तो इन सब का वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है। इन केस कुछ अगर मिस हो जाता है कि आपका स्टॉक जो है मैंने कवर नहीं किया, वो मिस हो गया, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बता सकते हो कि यार इस स्टॉक को आपने मिस कर दिया, आप इस स्टॉक को एनालाइज कर दो या फिर इसके Q1 रिजल्ट को एनालाइज कर दो। तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर जो है एक वीडियो बना दूंगा। इसके साथ अगर कोई और भी स्टॉक स्टॉक क्वेरी या फिर कोई और स्टॉक का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। बट हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा मेरी तरफ से। स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये भी एक्चुअली एक कमेंट रिक्वेस्ट पे है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कि कैम्स पर वीडियो चाहिए इन्हें एंड ये कह रहे हैं कि मेरे पास IPO से कैम्स होल्ड है, मतलब इनके पास जो कैम्स है वो IPO से ही इन्होंने रखा हुआ है। और अभी कैम्स पे क्या सीन है, कैसा है कैम्स, वो सब के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैम्स। तो ये जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कैम्स, और इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में से हम कैम्स कहते हैं, प्यार से कह लो। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप इसका मार्केट कैप देख लो कैम्स का। तो कैम्स का जो मार्केट कैप है वो लगभग 11,000 करोड़ है, मतलब कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और मिड कैप कंपनी का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो रिस्क है वो कंपेरेटिवली कम है। लेकिन है रिस्क, ऐसा नहीं कि नहीं है, रिस्क रिस्क है। सेकंड चीज़ कि आप इसमें लॉन्ग टर्म भी देख सकते हो, शॉर्ट टर्म भी देख सकते हो, जो आप चाहो देख सकते हो। बट मैं इसमें लॉन्ग टर्म फिलहाल के लिए देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म इसमें नहीं होगा ये वो, लेकिन हाँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, रिक्वेस्ट है एक्चुअली, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या बात होगी, बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, इन तीनों के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ। ओके। सो कंपनी जो है एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और ये जो है इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। इंडियाज लार्जेस्ट RTA, RTA मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। ये क्या करती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स का, जो आप देख सकते हो 22 ट्रिलियन का जो है ये ट्रांजैक्शन का आप देख सकते हो। और देन यहाँ पे जो मार्केट शेयर है, म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर जो है इनका 69.4% है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये करती क्या है, मतलब ये एक्चुअली काम क्या करती है। तो देखो एक्चुअली आप इस चीज़ को समझो कि ये जो है म्यूचुअल फंड्स में जो होते हैं, ठीक है, जो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ लोग स्टॉक्स इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, आप इस चीज़ को समझो। मैं एक कहानी की तरह से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, इसके बिजनेस को, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो देखो अब जैसे मैं और आप, तो आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोगों को उतना पता नहीं होता है कि यहाँ पे जो है स्टॉक्स क्या होते हैं। एंड मतलब इतना तो पता होता है स्टॉक्स क्या होता है, लेकिन उसके अंदर पी रेशियो क्या होता है, ROC ROE कैसे देखना होता है, देन उसके बाद बहुत चीज़ें होती है, बैलेंस शीट को कैसे देखे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे देखे, इसको कैसे देखे, उसको कैसे देखे, कंपेयर कैसे करे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, बिजनेस कैसे समझे, फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा है, कैसा है फंडामेंटल, इसका ये ज़्यादा कम, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को हल्का बहुत समझ में आता है, तो वो लोग थोड़ा इक्विटी करते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, वो जो है पूरी तरह से म्यूचुअल फंड पे चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट पैसा लगा देते हैं। एंड म्यूचुअल फंड क्या करती है, म्यूचुअल फंड उस पैसे को मैनेज करती है, ठीक है। और उस पैसे को मैनेज करके अपने अपने उस मतलब म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से उनको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है एंड देन उसके बाद रिटर्न्स आता है। तो जैसे जस्ट सपोज मैंने अगर म्यूचुअल फंड को 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब मुझे मान लो इन्वेस्टिंग का आई नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है। मुझे बस इतना पता है कि इसमें पैसे डालो तो पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बस मुझे इतना पता है। तो मुझे किसी ने कहा कि यार म्यूचुअल फंड में डाल दो, अगर आपके पास कुछ खास नॉलेज नहीं है मार्केट को लेकर के, तो आप म्यूचुअल फंड में डालो, वही आपके लिए सही रहेगा।
तो देखो बात तो उसने सही कही है, तो इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। अब इस चीज़ को समझो कि ये जो है मैंने जैसे एक डायरेक्ट एरो दे दिया 1 लाख म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं होता, ठीक है? जस्ट यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज़ मैंने सोचा कि यार मैं म्यूचुअल फंड में जो है 1 लाख रुपीज़ डाल जाऊँगा, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और मैं मान लो इसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जैसे बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स, तो मैं इस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जिसका नाम मान लो म्यूचुअल फंड ही है, मैं इसमें 1 लाख रुपए डालूँगा। तो मैं डायरेक्टली अगर जब इस पे क्लिक करके 1 लाख रुपए डालूँगा, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके पास पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यार म्यूचुअल फंड जो है उसमें जो प्राइस होता है, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन करते होते रहता है, वो वोलेटाइल होता है, डायनामिक होता है, जो कह लो, मतलब वो प्राइस ऊपर नीचे जाते रहता है, ठीक है? जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे उसका भी प्राइस होता है। आप बोलोगे यार वो तो स्टॉक नहीं है, उसका प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है? क्योंकि वो भी फाइनली स्टॉक्स में लगा हुआ है, एंड जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो इनका भी जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो इनका भी प्राइस नीचे आएगा, ठीक है? आपको पता होगा यार म्यूचुअल फंड के बारे में उतना कुछ समझाना ही नहीं है यार, जिसको इक्विटी पता है उसको म्यूचुअल फंड का तो मतलब पता होगा ही क्या होता है उसमें। तो खैर, तो आप 1 लाख रुपए इसमें लगाओगे तो अब कैसे लगाओगे? प्राइस तो ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, अब कैसे लगाओगे? तो इस केस में क्या होता है, बीच में यहाँ पे आप इस को मतलब इस 1 लाख रुपए को ये जाता है कैम्स के पास, ठीक है? और ये जो कैम्स है, ये फर्दर इसको एक मतलब कैम्स जो है एक्चुअली एक प्राइस फिक्स करता है म्यूचुअल फंड का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके, आप कह सकते हो एक डेफिनिट प्राइस, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्टॉक्स है, कोई ऊपर कोई नीचे, फिर कोई ऊपर कोई इधर कोई उधर, तो यहाँ पे जो है प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करके एक प्राइस निकालता है, एक प्राइस पॉइंट निकालता है, ठीक है? एक प्राइस पॉइंट निकालता है जिसपे आपको ये 1 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है? मान लो जस्ट सपोज कि ऐसा ऊपर नीचे होते होते मैं मान लेता हूँ, ठीक है, प्राइस पॉइंट निकल गया 10,000 का, ठीक है? मैं कैलकुलेशन सिंपल के लिए मान लेता हूँ, 10,000 का एक प्राइस पॉइंट कैंप्स ने निकाला। अब ये जो 1 लाख रुपए है, ये 10,000 के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, मतलब एक जो है प्राइस वो फिक्स हो गया कि 1 लाख रुपए 10,000 के हिसाब से लगेंगे, तो 10 मतलब 1 लाख रुपए लग गए आपके, ठीक है? तो इस तरह से अब जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, कभी 10 होगा, कभी 8 हो जाएगा, कभी 9 हो जाएगा, मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कभी 10,000 से 10 रुपए कम हो जाएगा, फिर 15 कम, फिर 10 ज़्यादा, फिर 15 ज़्यादा, फिर इतना पॉइंट उतना पॉइंट ऊपर नीचे। तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से एजेंट का काम कर रहा है ना, जैसे म्यूचुअल फंड के पास हमारा पैसा डायरेक्ट नहीं जा रहा, कैम्स के पास जा रहा है, कैम्स जो है एक प्राइस फिक्स कर रहा है, उस प्राइस पे म्यूचुअल फंड को पैसा भेज रहा है। तो ये चीज़ होती है, यही रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यही काम करता है ऐसा। तो आप समझ गए होंगे सर्विसेज ऑफर्ड। और हाँ, इसके साथ कंपनी कैंप्स जो है वो ये भी चीज़ देखती है, जो भी इन्वेस्टर्स को ज़रूरत होती है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, एंड वो सब काम भी हो सके, वो चीज़ भी कैंप्स देखती है। तो सर्विसेज ऑफर्ड आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो है डिविडेंड प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन ऑरिजिनेशन इंटरफेस, ये सब, ठीक है, पेमेंट, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, बहुत चीज़ें लिखी हुई है। आगे आप इसका रेवेन्यू मॉडल देख सकते हो, द कंपनी चार्जेस द फिक्स्ड फी बेस्ड ऑन द एयूएम मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। तो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो मैनेज होता है म्यूचुअल फंड कंपनी से, उसका एक फिक्स्ड फी जो है ये चार्ज करती है, एंड इसी से इसका जो है रेवेन्यू मॉडल बनता है। तो देख सकते हो, द हायर द एयूएम ऑफ इट्स कस्टमर द हायर द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो जो भी है, जितना एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू बनेगा। सिंपल लॉजिक है यार, अगर 1 लाख होता है तो उसका एक फिक्स्ड फी जो है बेस्ड ऑन एयूएम वो चार्ज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर वो ज़्यादा होगा 10 लाख, 1 करोड़, तो उस हिसाब से जो है इनका भी जो है बढ़ता रहेगा। मतलब जितना पैसा जो है म्यूचुअल फंड के पास आएगा इनके द्वारा, ठीक है, समझो, जितना पैसा म्यूचुअल फंड के पास, जैसे मैंने कहा, इनके द्वारा आएगा, वैसे वैसे ये जो है अपना चार्ज करेंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो फंड्स चार्जेस लिव्ड बाय आरटीएस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये डेटा बहुत पहले का है, तो आप चाहो तो रीड कर लेना। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क जो है वो 272 सर्विस सेंटर्स स्प्रेड ओवर 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे जो है 272 सर्विस सेंटर्स है, जो कि 5 यूनियन टेरिटरीज एंड 25 स्टेट्स में फैला हुआ है। बाकी आप देख सकते हो इनके जो ऑल टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, सॉरी, the company services all top 5 mutual funds, 10 of the largest 15 largest mutual funds, and with over 18 years average relationship with 10 largest clients, ठीक है? और क्लाइंट्स, ओके, सो यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है कि जो क्लाइंट बेस है उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो इंडिया में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, वो पांचों के पांचों इन्हीं के क्लाइंट्स हैं, ठीक है? अगर आप
टोटल टॉप 15, ठीक है, इंडिया के टॉप 15 म्यूचुअल फंड्स देखोगे, उसमें से 10, 15 में से 10 इनके क्लाइंट्स हैं। एंड अगर आप देखोगे लार्जेस्ट इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स है, लार्जेस्ट टॉप 10 क्लाइंट्स जो है इनके, उनके साथ जो एवरेज रिलेशनशिप है, ठीक है, वो 18 ईयर्स का है, ठीक है, मतलब जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो 18 ईयर्स का है। तो यहाँ पे जो है नाम भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे की क्लाइंट्स इनके कौन है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल AUM एसेट मैन AMC, उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल, SBI फंड मैनेजमेंट, देन DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ठीक है, ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स। देखो हाई मार्केट शेयर इन द डुओपोली। अब ये डुओपोली क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक और कंपटीशन है इनका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कार्वी, ठीक है, कार्वी यही काम करती है। तो यहाँ पे जो है डुओपोली है, जिसमें से इनका मार्केट शेयर जो है, देखो द टॉप 41 AMC आर सर्विस्ड बाय आवर 4 म्यूचुअल फंड RTA कैंप्स मार्केट शेयर 70%, कार्वी 27%, और बाकी और भी आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैंप्स का जो मार्केट शेयर है वो लगभग यहाँ पे देख सकते हो 70%, समझ रहे हो, मतलब कैंप्स का मार्केट शेयर, ये जो है मैं मोनोपोली तो नहीं कहूंगा, ये डुओपोली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंप्स का जो मार्केट शेयर है वो बहुत है, जो सेकंड वाले है उससे, मतलब कार्वी से बहुत ज्यादा है। एंड और भी चीजें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। एंड यहाँ पे अप्रूवल फॉर आधार KYC, और यहाँ पे बहुत चीजें लिखी हुई है, ठीक है। क्लाइंट कंसंट्रेशन आप यहाँ पे चाहो तो रीड कर लो, IPO डिटेल्स अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। तो मैंने आपको ओवरऑल बिजनेस आपको बता दिया, कुछ खास, जैसे मैंने बताया कुछ खास नहीं था, थोड़ा टेक्निकल बिजनेस टाइप था, कि यहाँ पे जो है अगर कोई भी, ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने जाता है, तो म्यूचुअल फंड फ्लक्चुएशंस जो होते हैं प्राइस के, उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके, सो साइड जो आवाज़ आया रिंगटोन उसको हटा देना, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट RTA जो होता है, उनसे मतलब एक मिडिल मैन के जैसा आप कह सकते हो काम करता है, जिस जो कि प्राइस को थोड़ा सा एक स्टेबल प्राइस पे लाता है, एंड उसी स्टेबल प्राइस पे जो है वो पैसे जो है म्यूचुअल फंड को भेजता है। तो इस तरह से जो है काम चलता है इनका। तो खैर आगे बढ़ते हैं, अब इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं, ठीक है। बिजनेस के बारे में हमने शायद काफ़ी सारी बातें कर ली है। फंडामेंटल्स में सबसे पहले क्वार्टर्स में चलेंगे, ठीक है। क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 22 एंड 23, 243 249, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 112 से 108 डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम है, नेट प्रॉफिट सेम है, और ठीक है, बाकी मार्जिन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हुआ है, पहले तो और भी ज़्यादा श्रिंक हो गया था, बट उसके बाद थोड़ा सा ये ठीक हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट तो मैं कहूँगा ओके ओके सा है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बट प्रॉफिट्स के नंबर जहाँ पे थे वहीं पे है। क्वार्टरली रिजल्ट तो ओके ओके है, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आपको कुछ खास यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जो कि हमें पूरा पिक्चर बता देता है, हमें नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे भी पर्सनली, मुझे भी परसेंटेजेस ज़्यादा पसंद है नंबर से। नंबर देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो, नंबर जो है थोड़े से आपको इल्यूजन में डाल देते हैं, नंबर्स थोड़े आगे पीछे, जैसे आपने वो सुना होगा ना, अगर 199, एक सेकंड, अगर मान लो 1499 लिखा हुआ है, तो आदमी दाम 1400 समझता है, 1400, जबकि ये 1500 है, ठीक है। या फिर अगर हम लिख देते हैं 1449, ठीक है, तो आदमी क्या समझता है, या फिर 1439, चलो ऐसे करके लिखते हैं 1439, तो एक सेकंड, 1439, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आदमी समझता है 1400 रुपये ही दाम है, जबकि यहाँ पे 40 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वो नहीं रीड करता है लास्ट के दो नंबर, फर्स्ट के दो नंबर देख करके वो अंदाजा लगा लेता है, ठीक है। आपने ये साइकोलॉजी वाला बात सुना भी होगा, एंड इसी वजह से मैं नंबर्स को उतना देखना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे परसेंटेजेस ज़्यादा पसंद है, जो भी है सबकी अपनी अपनी पसंद है। कंपाउंडेड सेल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5 साल का 8%, 3 साल का 12%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 7%। सेल्स ग्रोथ तो मैं बिल्कुल इससे नाखुश हूँ, मैं इसे ओके भी नहीं बोल सकता, तो मुझे उतना ये पसंद नहीं आया। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे फिर भी ठीक है, मतलब 3 साल का फिर भी मैं मतलब बहुत ये करके मैं ओके कह दूंगा कि चलो ठीक है, 3 साल का 21% ओके है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का मुझे फिर वही पसंद नहीं आया। तो स्टॉक प्राइस ये के हम बारे में उसके बारे में बात करते नहीं है। आरओई अगर आप देखोगे तो कंपनी की आरओई काफी अच्छी है, ठीक है, एंड होगी भी क्यों ना, तो जो भी है कंपनी की आरओई काफी अच्छी है, बट आप बोलोगे यार सॉरी, आप बोलोगे यार सेल्स ग्रोथ कहाँ है, सेल्स ग्रोथ तो है ही नहीं। देखो यार, ये बात तो सही है कि सेल्स ग्रोथ नहीं है,
बट आने वाले कुछ टाइम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप पूछोगे क्यों? देखो यार, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब मार्केट बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोगों के पास लिक्विडिटी मतलब पैसा आ जाता है, एंड अब वो पैसे जो है लोग जैसे देखते हैं, अरे यार मार्केट तो इतना बढ़ रहा है, ठीक है, हमने जो अपने फिक्स डिपॉजिट में हमने जो गोल्ड में रखा हुआ था वो तो बढ़ ही नहीं रहा, मार्केट तो इतना बढ़ रहा है, चलो अपने पैसे वहां से निकालो और मार्केट में डालो। तो जब बुल रन आता है, तो ये हर बार की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी बुल मार्केट आएगा तब बहुत पैसा का इनफ्लो होता है, बहुत ज्यादा पैसा का इनफ्लो होता है। एंड जब बुल मार्केट चला जाता है, बुल मार्केट खत्म हो जाता है, जब बियर मार्केट आता है, तब पैसा का आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है, बहुत पैसा आउटफ्लो बाहर निकल जाता है। तो यही चीज है। अब जैसे 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 आपको पता है कि फेड जो है, ठीक है, फेड इस जुलाई में 26-27 में जो मीटिंग है, उसमें जो है फेड बहुत चांसेस है 25 बीपीएस रेट हाइक कर देने का, ठीक है। जब ये रेट हाइक हो जाएगा उसके बाद ये जो है मोस्ट लाइकली लास्ट रेट हाइक ही होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आया था। तो जो भी है इसके बाद जो है धीरे धीरे पॉज स्टार्ट होगा, फिर रेट कट स्टार्ट होगा। तो जब रेट कट स्टार्ट होगा तब लोग क्या करेंगे, लोगों के पास पैसा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, इन सब स्टॉक्स में आएंगे, जैसे कैम्स हो गया, ठीक है, कैम्स। अब कैम्स कैसे कमाता है, जब अगर मान लो, अब जैसे मैंने कहा कि जो लोग बुल मार्केट को देख करके आते हैं, सिंपल देखो यार, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है, बट जो लोग बुल मार्केट को देख करके आते हैं, सिंपल है, उन्हें मार्केट का ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है, तभी वो बुल मार्केट को देख करके आ रहे हैं। जैसे अब जिनको मार्केट का पता होता है कुछ भी, उनको पता है यार बियर मार्केट में हमें बाई करना होता है, बुल मार्केट में हमें देखना होता है सिर्फ। जैसे होता है ना कि यार हम सिनेमा का टिकट खरीदने के लिए सिर्फ लाइन में लगते हैं और बहुत मेहनत करके टिकट खरीद लेते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, बस आराम से बैठ करके सिनेमा देखते हैं, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होता। वही चीज हमें करनी होती है कि हमें पहले जो है उसी तरह से शेयर्स ले लेने होते हैं, एंड बाद में उसका परफॉर्मेंस देखना होता है कि कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, बस बैठ करके देखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो वही चीज जो है एक्चुअल चीज है। बट लोग क्या करते हैं, लोग जो है जब यहाँ पे जो है सिनेमा स्टार्ट हो जाता है उसके बाद लोग टिकट खरीदने जाते हैं, यार जल्दी जल्दी टिकट दो, सिनेमा जा रहा है, सिनेमा जा रहा है। तो वही चीज है कि यहाँ पे लोग जो है बाई करते रहते हैं, और यहाँ पे बुल मार्केट जब एंड तक आ जाता है तब लोग बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो है बाई करते हैं उस टाइम पे जब बुल मार्केट स्टार्ट हो जाता है या फिर बुल मार्केट बीच में आ जाता है। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो है आपको पूरा बुल मार्केट देखना है, तो आपको बुल मार्केट स्टार्ट होने के पहले आपको बाई करना होगा। जिस तरह से आपको अगर पूरा सिनेमा देखना है, पूरा मूवी देखना है, तो आपको मूवी स्टार्ट होने के पहले टिकट्स लेने होते हैं। तो जो भी है, अब क्या होगा, वही जैसे मैंने कहा कि लोगों के पास उतना नॉलेज होगा नहीं, तो वो डायरेक्टली स्टॉक्स में जाएंगे नहीं, वो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में, एंड जैसे ही वो म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो बढ़ेगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, तो कैम्स को डायरेक्टली फायदा होगा, कैम्स को फायदा होगा, एंजल वन को फायदा होगा, सीडीएसएल को फायदा होगा, बीएससी। ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स तभी चलते हैं। देखो रिकमेंडेशन एक भी नहीं है, जो मैंने 4 नाम बताया उसमें से तो मैंने शायद 3 डिस्कस ही किया हुआ है, 3 या 2, 2 शायद डिस्कस ही किया हुआ है, एंड बाकी 2 मैंने डिस्कस कभी नहीं किया है। बट रिकमेंडेशन एक भी नहीं है। ये स्टॉक्स एक्चुअली ऐसे ही है, जब यहाँ पे जो है बुल मार्केट आता है, जब लोग यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तब ये शेयर्स बहुत भागता है, बहुत। और जैसे यहाँ पे बुल मार्केट चला जाता है, वैसे ही आपको ये शेयर्स, मतलब देखो यार, आप रख सकते हो, बट वैसे ही ये शेयर्स घटने लगेंगे, ये सबको पता है। तो बस यार ये एक अच्छी चीज़ है, एंड इसकी वजह से आगे के जो क्वार्टर्स हैं इसके काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। और वैसे भी आप एंजल वन, आज एंजल वन का रिजल्ट आएगा, तो देख करके आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसा रहा। बैलेंस शीट देखोगे तो यार नॉर्मल सा बैलेंस शीट है, रिजर्व्स देख लो यार, 700 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, थोड़े कम है, ठीक है, CWIP कुछ खास है नहीं, एंड बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स में यहाँ पे जो है प्रोमोटर के पास 19-20% है, FIIs के पास 35% है, 36% है, DIIs के पास जो है 12% के आसपास है, एंड पब्लिक के पास जो है 6, 7, 8, 9, 10, अराउंड 10% पब्लिक के पास है। और यहाँ पे अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो लगभग 12% जो है, ठीक है, 12% रिटेल इन्वेस्टर के पास 12% है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 12 नहीं, सॉरी, 22% है, ठीक है, 32 है। तो 22% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, तो मेरे हिसाब से ठीक है, उतना भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे ओके ओके सा लगा। तो अब देखो यार, टेक्निकल में हम चलते हैं, एंड वीडियो शायद बहुत लंबा हो रहा है, तो जो भी है, तो टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी ये है, ठीक है, ये एक्चुअली एक सपोर्ट है, देख सकते हो, पहले रेजिस्टेंस था, 3 बार इसने रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इनकेस ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो है अगला सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे इसे अगला सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो पहले भी इसने काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो हो सकता है अगला सपोर्ट इसको यहाँ से मिल जाए। तो पहला या तो यहाँ से ही, ठीक है, या तो यहाँ से, और इसके नीचे आने का चांस मुझे तो अभी नहीं लगता है, एंड ये इसका जो है रेजिस्टेंस होने वाला है।
तो बाकी ठीक है यार। अब वही चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। जैसे मैंने कहा कि इसके जो कुछ आगे के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, ठीक है? मतलब क्यों, मैंने आपको रीज़न बता दिया। कुछ रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, उसके बाद जैसे ही बुल मार्केट चला जाएगा वैसे ये जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा और बुरी तरह से इसकी पिटाई हो जाएगी। और पहली बात कि यार मिड कैप है तो क्या हुआ, रिस्क जो है तो ज़्यादा है, नॉर्मली कम है बट ठीक है। फिर भी यहाँ पे रिस्क है तो आप देख करके ही जाना, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। एंड इसीलिए मैंने आपको दिखा भी दिया। लॉन्ग टर्म पर्पस जो है वो मुझे सही लग रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू, मुझे शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। हाँ, ब्रेकआउट पे आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हो बट फिलहाल तो नहीं, वो वेट एंड वॉच करो उसके लिए। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको कोई भी स्टॉक क्वेरी है कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।